ठीक है भाई, आज हम लोग 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे। और फिर वही बात है कि अगर कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसको माइंड मत करना, स्पेलिंग कहीं धोखे में गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक ना। पढ़ के बैठना। ध्यान करो, जब हमने तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा था तो पढ़ाया था, उस दिन एक बात कही थी कि प्लांट्स किसको कहते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद सेलोजिक सेल वॉल बताई थी ना। और जो क्लोरोफिल कंटेनिंग होते थे इसलिए मोस्टली कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफ। ये अलग बात है कि हमने तुम्हें आंशिक रूप से अर्थात पार्शली हेटेरोट्रॉफ भी बताए थे, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट बताए थे, साथ साथ हो सकता है कुछ पैरासाइट पैरासिटिक नेचर भी दर्शाते हो, जैसे कस के उल्टा बताया था। ध्यान आया। आज हम तुम्हें इसी किंगडम प्लांटी के बारे में बताएंगे। और जैसे जूलॉजी में तमाम सारे किंगडम के बाद फाइलम आते हैं, वैसे बॉटनी में फाइलम की जगह क्या बोला जाता है, डिवीजन। सबसे पहला डिवीजन हम बताएंगे आएगा थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर अगला जिम्नोस्पर्मा, नंबर अगला एंजियोस्पर्मा। और हम तुम्हें बताएंगे कि जो जीवन चूंकि पानी में बना था कि तो जो ये जो शुरू के ऑर्गेनिज्म थे थैलोफाइट्स थे, तो ऐसा लगता है कि हम तुम्हें बताएंगे कि जो थैलोफाइट्स, स्पेशली हम लोग पुराने जमाने में थैलोफाइटा में पढ़ते थे, बैक्टीरिया भी पढ़ते थे, फंजाई भी पढ़ते थे, एल्गी भी पढ़ते थे, क्योंकि ऐसी कोई भी प्लांट बॉडी जिसको हम लीफ स्टेम रूट स्टेम लीफ में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऐसी प्लांट बॉडी को हमेशा थैलस बॉडी कहते थे। लेकिन आज हम बताएंगे कि फंजाई निकाल के बाहर कर दिया गया, बैक्टीरिया निकाल के बाहर कर दिया गया। आज हम लोग किंगडम थैलोफाइटा में, डिवीजन थैलोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ एल्गी को ही पढ़ा करेंगे। किसको पढ़ा करेंगे, एल्गी। तो बेसिकली हम तुम्हें अभी एल्गी पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन एक शब्द बता दें कि जो हम तुम्हें बताएंगे कि एल्गी होते हैं उनको सी बीड्स कहते हैं, समुद्री खरपतवार कहते हैं। जैसे अब तो ये नहीं बताएंगे कहाँ पाए जाएंगे, अरे भाई शेर जंगल का राजा है तो शेर में ही पाया जाता होगा, ये समुद्री खरपतवार है तो समुद्र में ही पाए जाते होंगे। तो चूंकि जो पानी में ही रहता था तो इसको पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए हम तुमसे कहेंगे कि इनमें जो है वैस्कुलर टिश्यू, संवहन करने वाला ऊतक विकसित नहीं हुआ था। फिर जैसे हम जूलॉजी में मेंढक को देखा होगा, वो पानी से बाहर तो रहना शुरू कर दिए थे लेकिन पानी के इर्द गिर्द रहते थे। ऐसे जो ब्रायोफाइट्स थे वो जमीन पर जीवन गुजारना शुरू तो कर दिए थे, लेकिन बॉडी जब वाटर बॉडी की आस ही पास रहते थे, इसलिए इनको भी और बॉडी साइज भी छोटा होता था, बहुत ज्यादा सम्मान करने की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए भगवान ने इनमें भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं बताए थे। पता तुम्हें ब्रायोफाइट्स को इसलिए कहते हैं ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन जो टेरिडोफाइट थे वो पानी से दूर और चले गए, और जब दूर होने लगे टेरिडोफाइट पानी से, तो हो सकता है इनमें सम्मान करने वाले ऊतक की अवस्था हो। जिम्नोस्पर्म बहुत बड़े बड़े प्लांट बॉडी होने लगे। क्या सिकोया का नाम याद आया, सिकोया जिसको लार्जेस्ट ट्री कहते हैं। तो उस तरह इसके बाद आएंगे एंजियोस्पर्म। तो चूंकि जिनकी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी थी, इनमें वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू भगवान ने बनाने लगे। लेकिन एंजियोस्पर्म में तो यूकेलिप्टस जो 100 मीटर से भी टाल हो सकता, तो उसमें भगवान ने पूरी पाइपलाइन डाल दी। तो हम तुम्हें बताएंगे आज कि वैस्कुलर टिश्यू सबसे पहले यहां से बने थे, किसमें, टेरिडोफाइट। ये सब कहलाते हैं वैस्कुलर प्लांट। लेकिन वैस्कुलर टिश्यू में भी, जाइलम में भी हम बताएंगे पाइप डाला था, वेसिल डाली थी, जाइलम वेसिल। वो किसमें पाई जाती थी, सिर्फ एंजियोस्पर्म में, इसलिए कहा जाता है जाइलम वेसिल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली। खैर, इसके बाद एक बात और बताएं तुम्हें हम कि जो स्पर्मा माने सीड होता है, तो ये होते हैं नेकेड सीडेड प्लांट, ये होते हैं इनक्लोज सीडेड प्लांट। इन्हीं को कभी कभी सीडेड प्लांट भी कहते हैं, चाहे सीडेड प्लांट कह दो, कभी कभी इनको फेनरोगैम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनरोगैम्स। और इन सब में तो सीड भी होता नहीं है, इसलिए इनको बिना सीड वाले, विदाउट सीड वाले प्लांट कहते हैं, अर्थात कभी कभी क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। तो कभी कभी इनके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। तो ऐसे तो वैस्कुलर प्लांट हैं लेकिन सीड नहीं है, इसलिए टेरिडोफाइट को कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। चलो, हम आज थैलोफाइटा में तुम्हें सिर्फ एल्गी पढ़ाएंगे। अभी बताया था कि एल्गी को कॉमनली क्या कहते हैं, समुद्री खरपतवार कहते हैं, सी बीड्स कहते हैं। दो शब्द बता दें सबसे पहले। चलो इंट्रोडक्शन दे दें इनका कि ये होते क्या है। तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बताएंगे, प्लांट पढ़ रहे हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग है ना, क्लोरोफिल कंटेनिंग और नॉन वैस्कुलर। क्यों नॉन वैस्कुलर कहा, क्योंकि वैस्कुलर टेरिडोफाइटा बने थे, नॉन वैस्कुलर। और कब कहलाएंगे, थैलोफाइट्स। ऐसी प्लांट बॉडी जिसको रूट स्टेम लीफ में डिस्टिंग्विश ना कर सके, ऐसी प्लांट बॉडी को थैलोफाइट कहते हैं। और चूंकि जब क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाएंगे, हेटेरोट्रॉफिज्म। तो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं। बायोलॉजी है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन कराती है, अपवाद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाएंगे। और हमें कोई सोच के बताए कि एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी माने स्टडी ऑफ फंगस नहीं था, एल्गी हुआ करता था। तो इस तरह से हमने तुम्हें 2-4 बातें इनके इंट्रोडक्शन में बताई। इसके बाद सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बाद इनके निवास स्थान के बारे में बताएंगे कि ये रहते कहाँ हैं। तो समुद्री खरपतवार कहते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं समुद्र में रहते होंगे, तो इसलिए कह सकते हो कि ये लार्जली जो है एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक। पानी हम तुम्हें 3 प्रकार का बताते हैं। मान लो ये पहाड़ है और यहाँ से गंगा जी निकली, नदी, तालाब, झील, झरना,
ये सब पानी फ्रेश वाटर कहलाता है। लेकिन जब भी कोई नदी समुद्र में जाके मिलती है तो वहाँ पर हो सकता है ऐसे महीन महीन ब्रांचेज में बदल जाए। ये ब्रांचेज बीच में सूखी जमीन हो सकती है, डेल्टा हो सकता है, लेकिन ये जो ब्रांचेज होती है इनको ईस्चुरी कहते हैं। तो ये असली नदी है, यहाँ पर पाए जाएंगे तो फ्रेश वाटर कहलाएंगे, यहाँ ईस्चुरिन वाटर कहलाएंगे और यहाँ मैराइन वाटर कहलाएंगे ना। इस तरह से लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर, ईस्चुरिन वाटर या मैराइन वाटर कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो एल्गी होते हैं तो हमें पता है तुम्हें कभी कभी ये मॉइस्ट सॉइल पर भी उग सकते हैं, किसी पेड़ की लकड़ी के ऊपर, वुड के ऊपर उग सकते हैं। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं कभी कभी तो फंजाई के अंदर घुस जाते हैं। अभी तो बताया था क्या कहते हैं उसको, सिम्बियोटिक एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं ना। और कभी कभी तो स्लोथ के ऊपर उगाते हैं, भालू के ऊपर तक उगाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन लार्जली तो एक्वेटिक ही होते हैं, ज़्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम तुम्हें इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो तुम्हें बताएंगे कि बॉडी स्ट्रक्चर की बात बताएं तो हम बताएंगे इनका साइज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये स्मॉल यूनिसेलुलर तक हो सकते हैं। स्मॉल यूनिसेलुलर कहें तो तुम जानते हो सिंगल सेल को जल्दी आंख से देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम लिख दें माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर से लेकर लार्ज जो होते हैं मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं, लार्ज मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं। और हम बताएं तो मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं दो नाम सबसे चर्चित सुने होंगे। एक तो तुमने नाम सुना होगा क्लोरेला का, क्लोरेला का ऐसे हमने बना दिया क्लोरेला, न्यूक्लियस बताया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ बनाएंगे। लेकिन इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो थोड़ा बाउल जैसा दिखता है ना, ऐसे कप लाइक दिखता है क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल जैसा क्लोरेला होता है, बिल्कुल ऐसे क्लेमाइडोमोनास भी होता है, सब कुछ वैसा ही रहता है। इसका भी कप जैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन बस इसके ऊपर ये पाए जाते हैं फ्लैजला। तो याद रहे, तुम्हें डायग्राम के बेस पर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन नॉन मोटाइल होगा, क्लोरेला, कौन मोटाइल होगा, पानी में स्विमिंग करेगा फिर तो क्लेमाइडोमोनास। इस तरह से ये तो यूनिसेलुलर हो गए। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें भी हम कई प्रकार के बताएंगे तुम्हें। कुछ एल्गी जो होते हैं कॉलोनियल होते हैं। कौन से होते हैं? कॉलोनियल। डायग्राम अभी थोड़ी देर बाद बना के दिखाएंगे, बॉल बॉक्स बताएंगे। कुछ हम तुम्हें बताएंगे फिलामेंटस होते हैं, धागा जैसे दिखते हैं, थोड़ी देर बाद बताएंगे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह। और कुछ जो होते हैं मैसिव प्लांट लाइक बॉडी दर्शाते हैं। तुम्हें हम कुछ ब्राउन एल्गी बताएंगे, वो समुद्र में पाए जाते हैं, इतने बड़े होते हैं कभी कभी जहाज तक फंस जाता है। और केल्प नाम सुना, केल्प, तो मैसिव प्लांट लाइक बॉडी हो सकती है। इस तरह से हमने तुम्हें बताया। बात आई, चलो एक छोटी सी हेडिंग बता दें इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन अभी तुम जानते हो कि कितने प्रकार का होता है, बॉटनी में 3 प्रकार का ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है। कौन कौन सा? नंबर 1 वेजिटेटिव। वेजिटेटिव तो अब हम इसके बारे में नहीं बताएंगे कि किसी सोमेटिक पार्ट के टुकड़े कर दिए जाएं और उससे एक से दो बन जाए। तो जितने थ्रेड लाइक बॉडी वाले होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा और साथ ही साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा और साथ ही साथ सेक्सुअल भी होता होगा। चलो पहले असेक्सुअल बता दें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम जानते हो, जैसे मान लो कोई ये यूलोथ्रिक्स है, पानी में है, पानी में है। अभी तो ऐसा लगता है हमने उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बनाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बनाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये बात है, जल्दबाजी में चाहे हमसे जैसा बन जाए, लेकिन यूलोथ्रिक्स के केस में कहा जाता है प्रत्येक प्लांट सेल जो होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, विड्थ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है ना। और स्पाइरो वगैरह जब हम पानी में बनाते हैं तो उसकी जो है प्रत्येक सेल की लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, ऐसे बनाया जाता है वो स्पाइरो वगैरह। अब हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि प्लांट्स हैं, मत भूलना, प्लांट है, दुनिया के चारों तरफ सेलुलोज की बनी सेलवाल तो होनी ही होनी है, सेलुलोज की बनी सेलवाल चलो हमने बना दी। अब ये हुआ कि मान लो इस सेल पे पढ़ा है तो इस सेल का जो अंदर सेल है उसमें बार बार सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2, 4, 8, 16, 32 तमाम सारे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती हैं। इस चेंबर को फिर कहने लगते हैं स्पोरेंजियम, और जो बनते हैं अंदर उनको स्पोर्स कहते हैं। जब स्पोरेंजियम फटती है स्पोर्स निकल के बाहर आ जाते हैं। अगर ये जो स्पोर बन के निकल के बाहर आए, ये थिन वाल्ड और इन पे फ्लैजला है, पानी में स्विमिंग करेंगे, तो थिन वाल्ड मोटाइल स्पोर्स हैं तो इनको जू स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जू स्पोर, क्योंकि जून माने एनिमल और एनिमल में लोकोमोशन की क्षमता होती है। अगर ये फटी और यहाँ से स्पोर्स निकल के आए, वो है तो थिन वाल्ड लेकिन उनके ऊपर फ्लैजला नहीं है तो वो स्विमिंग लोकोमोशन नहीं दर्शाएंगे। थिन वाल्ड नॉन मोटाइल इन स्पोर्स को एप्लेनोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लेनोस्पोर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर से स्पोर्स बन के आए, बहुत सारे बन के आए, लेकिन उनके ऊपर की जो वाल है वो थिक हो जाए, जिससे वो सूख न जाए, तो ऐसे थिक वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, तो इनको कहा जाता है हिप्नोस्पोर्स। क्या कहा जाता है? हिप्नोस्पोर्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेल से मात्र एक ही स्पोर बनता है, अर्थात ऐसा लगता है पूरी सेल जो है एक स्पोर की तरह बिहेव करने लग जाए, तो फिर हमने कहा था इस कंडीशन को कहते हैं एकाइनीट। क्या कहते हैं? एकाइनीट। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि यहाँ से थिन वाल्ड स्पोर बन के आए और वो थिन वाल्ड स्पोर जो है किसी म्यूकस में धसे रहें, इसके चारों तरफ म्यूकस हो, क्योंकि तुम भी जानते हो म्यूकस जो होते हैं वो कोलाइडल नेचर के होते हैं। कोलाइड्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। आजमाने के लिए एक जगह पानी फैला देना, एक जगह थूक देना, पंखा चलाना, देखना थूक पहले नहीं सूखा, पानी पहले
पहले सूख जाएगा, क्योंकि जो कोलाइड्स होते हैं उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो इस तरह के जब थिन वॉल्ड स्पोर म्यूकस में धसे होते हैं तो इस तरह के स्पोर्स को कहते हैं पामेला स्टेज। क्या कहते हैं? पामेला स्टेज कहते हैं। तो हम बताना चाहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि माइटोसिस से बनते हैं इसलिए इनको माइटोस्पोर भी कह सकते हैं, इनको असेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। अलग बात है कि जो मोस्ट कॉमन टाइप के स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जू स्पोर्स होते हैं। फिर हम तुमसे बताएं, सवाल ये भी पूछा जाता है इतने प्रकार के स्पोर्स बन सकते हैं एल्गी में, फेवरेबल कंडीशन में कौन बनते हैं? तो फेवरेबल कंडीशन में ये वाले बनते हैं, थिन वॉल्ड, अर्थात जब तालाब में पानी होता है तो सूखने का चांस नहीं होता है। लेकिन चाहे थिक वॉल्ड जितने भी होते हैं और म्यूकस में एम्बेडेड होते हैं, ये हमेशा एडवर्स अर्थात विषम परिस्थितियों में बनते हैं, क्योंकि ये सूख न जाए इसलिए ऐसा होता है। तो असेक्सुअल स्पोर्स तुम्हें हम बता चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स द्वारा होता है और जू स्पोर कॉमनेस्ट होते हैं। अब तीसरी बात आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें चलो हम तुम्हें बताएं कि माना कि एल्गी को देखकर हम मेल फीमेल को ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि शकल सूरत बाहर से भले ना समझ में आए, लेकिन कभी कभी जो है एल्गी जेनेटिकली अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो हम मतलब हेटेरोथैलिज्म दर्शा सकते हैं। चलो हमने ये लाल रंग से कोई एल्गी बना लिया, हम यूलोथ्रिक्स पर आधारित तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब मत भूलना कि हम बाहर सेल वाल भी बनाएंगे, अभी इस तरह से बना लिया और ये कोई हमने मान लिया कि ये फीमेल की तरह बिहेव कर रहा और ये दूसरा वाला एल्गी जो होता है ये मेल एल्गी की तरह मान लो बिहेव कर रहा है। बात समझो ना, हम लाल रंग का हमेशा फीमेल से इसलिए दर्शाते हैं, लिपस्टिक जैसा लगता है थोड़ा सा। अब हमने क्या कहा कि मान लो इसकी सेल में, ठीक है, ऊपर सेल वाल होगी बनाई रही हमने, अब मान लो इस सेल के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म भरा वो माइटोसिस द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा टूट गया, गैमेट्स बना लिए। अब ऐसा भी संभव है कि इधर से जो फीमेल गैमेट निकल के आया वो मान लो ऐसा स्फेरिकल या ओवल है, और इधर से जो मेल गैमेट निकल के आया वो भी स्फेरिकल या ओवल है। तो ये संभव है कि दोनों पर फ्लैजला हो, मतलब दोनों मोटाइल हो, लेकिन तो जब सकल सूरत में एक समान है, आइसो माने एक समान, तो अब इनका फ्यूजन हो और फिर जाके जाइगोट बने, 2n स्टेज आए, तब जाके आगे बच्चा बने। तो फिर इस तरह से फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट इज कॉल्ड आइसोगैमी। भाई आइसो माने समान होता है, गैमा माने फ्यूजन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और दोनों ही गैमीट मोटाइल है तो इनको जू गैमीट्स कह सकते हो। ऐसा ही होता है यूलोथ्रिक्स में, ऐसा ही होता है सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास में। लेकिन जो स्पाइरोगैरा होता है उस पर मोटाइल गैमीट्स या स्पोर्स नहीं बनते हैं, मतलब उसमें भी दोनों गैमीट्स सकल सूरत में एक समान तो दिखते हैं लेकिन होते नॉन मोटाइल है। कंडीशन ये भी आइसोगैमी कहलाती है, लेकिन यहाँ नॉन मोटाइल गैमीट है, इनको एप्लेनोगैमीट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एप्लेनोगैमीट्स। कभी कभी ये भी संभव है कि जैसे जो फीमेल साइड से गैमीट्स बन के आया, मान लो ये साइज में थोड़ा बड़ा है, मेल साइड से जो गैमीट बन के आया वो साइज में थोड़ा छोटा है। हाँ, दोनों ही नॉन मोटाइल हो सकते हैं या फिर दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं, सिर्फ अंतर है साइज का। तो फिर इनके फ्यूजन से अगर जाइगोट बनता है तो हम तुम्हें बताएंगे, ऐसी कहानी को कहते हैं इसका विलोम शब्द। तुम जानते हो विलोम शब्द बनाना स्पेलिंग में ए या एन लगा देते हैं, मगर जिनकी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होती है उनमें ए लगाया जाता है, तो ऐसा लगता है एनाइसोगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल साइड से गैमीट बन के आया और वो साइज में बड़ा और नॉन मोटाइल है, मेल साइड से गैमीट बन के आया वो साइज में छोटा और मोटाइल है, तब फ्यूजन हो जाइगोट बने। तो फिर हमने कहानी को क्या बताया था? इस ऐसी कहानी को बताएंगे एनाइसोगैमी, ऊगैमी। क्या बताएंगे? ऊगैमी। किसमें पाया जाता है? तो एनाइसोगैमी की बात तुम जानते हो, देखने को मिलती है ओडोराइना में। किसमें मानते हैं? ओडोराइना में देखने को मिलती है, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास में देखने मिलती है, मगर ऊगैमी देखने को मिलती है बॉलबॉक्स और फ्यूकस में, फ्यूकस और बॉलबॉक्स में देखने को मिलती है। इस तरह से हमने तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात बताई। अब चलो हम तुम्हें पढ़ाते हैं एल्गी का क्लासिफिकेशन। एल्गी का क्लासिफिकेशन तुम भी जानते हो कि एल्गी को कितने भागों में बांटा। पहले जमाने में तो बहुत सारे भागों में बांटा जाता था, लेकिन अब बड़े बड़े हमारे पास 3 ही क्लास हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 फाइको, नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 1 क्लोरोफाइसी। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हम तुम्हें बताएं कि इनको जो है हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रीन एल्गी। नंबर 2 होता है फियोफाइसी, और इनको आम भाषा में क्या कहा जाता है? ब्राउन एल्गी। क्या कहा जाता है? ब्राउन एल्गी कहा जाता है, ब्राउन और एल्गी कहा जाता है ना। और फिर हम तीसरे बताएंगे रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं इनको आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? रेड एल्गी कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं।
एक एक करके सारी बातें बताने जा रहे हैं और तुम मत भूलना, हम सबसे पहले तो तुम्हें बताएंगे इनका सबका निवास स्थान अर्थात हैबिटेट, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो भाई समुद्री खरपतवार कहते हैं, समुद्री, और समुद्र का पानी तुम जानते हो साल्टी वाटर होता है। तो हम बिल्कुल ये नहीं बताएंगे कि ज़्यादातर एल्गीज होते हैं ये समुद्री पानी में ही पाए जाते हैं, मराइन वाटर में होते हैं मोस्टली। ये भी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री पानी में ही होते हैं, मराइन वाटर में होते हैं। लेकिन जो क्लोरोफाइसी मेंबर होते हैं यही अकेले ऐसे हैं जिनमें कुछ स्पीसीज नदी, तालाब, झील, झरना में भी हो सकती है। मतलब इनकी बताते हैं अप टू 90% स्पीसीज फ्रेश वाटर हो सकती हैं, वरना कुछ न कुछ स्टीरीन और मराइन वाटर में भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर स्टीरीन और मराइन वाटर में पाए जाते हैं, ये भी स्टीरीन और मराइन वाटर में पाए जाते हैं, रेयरली फ्रेश वाटर में हो सकते हैं। ये मोस्टली कहाँ होते हैं, समुद्री पानी में ही पाए जाते हैं। इस तरह से बॉडी हमने हैबिटेट के बाद अब तुम्हें बताने जा रहे हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अभी तुमसे बताया था कि क्लोरोफाइसी में जैसे कि हमने एक ये सिंगल सेल बना ली है, सिंगल सेल बनाई, अंदर न्यूक्लियस बनाया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ बनाया, कप शेप्ड दिखने वाला हमने क्लोरोप्लास्ट भी चलो बना दिया। तो ऐसा बना दे तब तो ये क्या हो गया, क्लोरेला। और अगर हमने डायग्राम रखा तो ऐसा ही है, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ बनाया, कप शेप्ड इनका क्लोरोप्लास्ट भी बनाया। लेकिन अगर ऊपर दो फ्लैजा निकाल दें तो समझ जाना ये क्लेमाइडोमोनास हो गया। क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं, जैसे तुम्हें बॉल बॉक्स समझना हो तो ऐसा करो, मम्मी जब रोटी बना रही हो एक आटा ले लो, उसे गोल गोल गोला बना लो और उसी के ऊपर 60,000 तिल के दाने चिपका दो। तिल सब तो लेंटिल, उसके दाने चिपका दो। जो एक क्लेमाइडोमोनास तो तिल जैसा होता है, नीचे चौड़ा ऊपर गीला होता है। 60,000 क्यों, आटा के ऊपर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बॉल बॉक्स में ऐसा ही होता है, अंदर कार्बोहाइड्रेट का मास होता है और उसके ऊपर सकल सूरत में क्लेमाइडोमोनास जैसे यूनिसेलुलर एल्गी चिपके होते हैं। इसलिए ओवरऑल का जो बॉल बॉक्स होता है कॉलोनियल कहलाता है। सवाल ही पूछा जाता है कि पूरी कॉलोनी का एक मेंबर किसकी तरह दिखता है, क्लेमाइडोमोनास के जैसा दिखता है। तो बॉल बॉक्स इसको बना दिया। अब हम ऐसे तिल तो नहीं चिपका पाएंगे, ऐसे ही बना दिया। फिर साथ साथ हम तुम्हें यूलोथ्रिक्स बताएंगे। मान लो ये कोई पत्थर बना दिया और इसके ऊपर चिपका है ऐसे यूलोथ्रिक्स अर्थात फिलामेंटस एल्गी चिपका है ऐसे। बस इसकी सेल भले हमसे डायग्राम में जल्दबाजी में लंबाई ज़्यादा बन जाए, लेकिन तुम ध्यान रखना लंबाई कम चौड़ाई ज़्यादा होती है। ऐसे अगर किसी पानी में हो सकता है स्पाइरो वगैरह बना दे तो ध्यान रहे स्पाइरो वगैरह की सेल्स की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे इसमें कुछ एल्गीज होते हैं ऐसे हो सकते हैं। कैसे कैसे बताए, बॉडी के आधार पर हमने तुम्हें बताया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, बॉल बॉक्स जैसा बताया, कॉलोनियल हो सकता है, या यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह में बताया बॉडी फिलामेंटस हो सकती है। अगर ये फियोफाइसी के मेंबर बताएं, चलो थोड़ी देर के लिए हमने समुद्र बना लिया और समुद्र में कोई पत्थर पत्थर या लकड़ी डाल दी और हम तुम्हें बताएं कि इनकी जो बॉडी होती है वो ऐसी हो सकती है, सिंपल ब्रांच्ड हो सकती है। जैसे मान लो ऐसा तुम ऐसे समझो कोई पान वान का पत्ता हो, अब पान का पत्ता हो ऊपर जाके ऐसे थोड़ा फ्लैटेंड हो गया हो, तो हम तुम्हें बताएं ये सिंपल ब्रांच भी हो सकती है। और क्या होता है उस केस में ऐसा माना जाता है कि जो पार्ट अटैचमेंट में मदद करता है इसको होल्ड फास्ट कहा जाता है। ये जो पत्ती के डंठल नुमा पार्ट होता है इसको स्टाइप कहा जाता है। और फ्लैटेंड जो पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है जिसमें एयर बबल्स भरे हो सकते हैं, इस फोटोसिंथेटिक पार्ट को फ्रॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से इनकी बॉडी लार्ज होती है और सिंपल ब्रांच हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर जाके बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो जाए, बॉडी साइज 100 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो इनकी बॉडी लार्ज मैसिव प्लांट लाइक भी हो सकती है। और ऐसी ही बॉडी होती है किसकी, रेड एल्गी की। किसकी होती है, रेड एल्गी की। इसके बाद बॉडी के बाद अगर हम तुम्हें सेल वाल के बारे में थोड़ा सा बताएं, सेल वाल तो पाई जाएगी, प्लांट है। तो हम तुम्हें बताएं चाहे कोई भी एल्गी हो, जो सेल मेम्ब्रेन है उस वो तो सिंगर एंड निकोलसन मॉडल के अनुसार ही होगी, लेकिन प्रत्येक एल्गी की सेल वाल में दो ऐसे लेयर होती है। जो अंदर वाली लेयर होती है सदा सेलुलोज की ही बनी होती है। भाई इसकी भी एक सेल चलो बना लेते हैं। ऐसा लगता है अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बनाया, अंदर की तरफ सेल वाल की एक लेयर बनाई, ये भी सेलुलोज की बनी होती है। चलो इसकी बॉडी सेल भी एक बना लेते हैं। ऐसा लगता है हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म बनाया और अंदर की तरफ अभी यहाँ पर भी हमने सेल वाल सेलुलोज की ही बनी एक लेयर बनाई, ठीक ना। तो सेल वाल में कह सकते हो इनर लेयर तो हमेशा सेलुलोज की ही बनी होती है, लेकिन जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं इनमें ये आउटर लेयर जो होती है पेक्टोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेक्टोज की। इनमें जो आउटर लेयर होती है ये बनी होती है एल्गिन की। किसकी बनी होती है, एल्गिन की बनी होती है। जैसे हम तुम्हें बताएं एल्गिन की बनी होती है। जैसे हम तुम्हें बताएं, जैसे हम अपने गाल पे अपनी नाक पे अंदर साइड से ऐसे उंगली रगड़े, लिबलिबा म्यूकस निकल आएगा। इनके फ्रंट पे ऐसे हथेली रगड़ो तो लिबलिबा कोई फ्लूइड निकल आता है, हाइड्रोकोलाइट्स आ जाते हैं, एल्गिन कहते हैं उनको या अगार अगार कहते हैं उनको, ऐसे बताएंगे अभी तुम्हें। और इनका जो होता है
तो यहाँ पेक्टोज की बनी होती है, यहाँ किसकी बनाई बताई थी, एल्गिन की बनी होती है, और यहाँ पॉलीसल्फ की बनी होती है, बात होती है ना, यहाँ भी किसी चीज़ की बनी होती है। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया आउटर सेल वाल अलग अलग होती है, इनर वाल सबकी सेलुलोज की ही बनी होती है। सेल वाल के बाद हम तुम्हें अगर इनका स्टोर्ड फूड बताएं, स्टोर्ड फूड, तो हम तुम्हें बताएंगे सेल वाल के बाद स्टोर्ड फूड। इससे पहले पिगमेंट बता दें, पिगमेंट इनमें कौन सा पाया जाता है? भाई रंगीन है तो पिगमेंट होता होगा। थोड़ी सी यहीं पे जगह ले लेते हैं हम। जब तुम्हें साइटोलॉजी में लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाले पिगमेंट की बात बताएंगे तो हम बताएंगे प्लांट बॉडी में 3 प्रकार के पिगमेंट होने की संभावना होती है। कुछ कहलाते हैं क्लोरोफिल, भले एक अलग बात है कि वो टेनिस रैकेट जैसे दिखाई देते हैं, उनके रिंग को पोरफायरिन कहते हैं और टेल को फाइटॉल कहते हैं। तो इस तरह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बताएंगे, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी तमाम बताएंगे। क्लोरोफिल ए बताएंगे, क्लोरोफिल बी बताएंगे, क्लोरोफिल सी बताएंगे, क्लोरोफिल डी बताएंगे, और बैक्टीरिया में अलग प्रकार का क्लोरोफिल बताएंगे। ठीक है, यहाँ हम तुम्हें कुछ कैरोटीनॉइड्स भी बताएंगे, कुछ फैटी कंपाउंड है मतलब कैरोटीनॉइड्स, इनके 2 प्रकार बताएंगे। नंबर 1 बीटा कैरोटीन, नंबर 2 जेंथोफिल हम तुम्हें बताएंगे। और तीसरे प्रकार के प्लांट में लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाले पिगमेंट हो सकते हैं जो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, उनको बिली प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे बिली प्रोटीन कह दो, चाहे फाइकोबिलिन्स कह दो, फाइकोबिलिन्स होते हैं ना, फाइकोबिलिन्स। जैसे यहाँ 3 नाम तुम्हें बताएंगे। नंबर 1 फाइकोसाइनिन, नंबर 2 फाइकोएराइथ्रिन, और भाई एरिथ्रोसाइट तो लाल रंग की होती है, ये भी लाल रंग का पिगमेंट होता है, और फिर एलोफाइकोसाइनिन बनाएंगे। ये जो बीटा कैरोटीन है जो तुम्हें प्लांट नारंगी रंग का दिखाई दे, जैसे गाजर है नारंगी रंग की दिखाई देती है, या हमने पका पपीता नारंगी रंग का दिखाई देता है, तो ये नारंगी रंग का पिगमेंट होता है। और जैसे सरसों के फूल पीले रंग के होते हैं, तो बीटा कैरोटीन जो जेंथोफिल है ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। जब हम तुम्हें क्लोरोफिल्स पढ़ाएंगे तब एक बात बताया करेंगे कि ये जो क्लोरोफिल ए होता है भले ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, और बताते हैं ये यूनिवर्सल होता है, ये प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। होस्ट बनाना हमने प्रोकैरियोट नहीं कहा, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। अगर नीम का पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है तो क्लोरोफिल ए उसकी सेल में होगा, अगर यूग्लिना भी फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें भी क्लोरोफिल होगा, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होगा। तो ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, बस यूकैरियोटिक होना चाहिए। ये कहते हैं जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे ये पैरेट ग्रीन टाइप का होता है, और इसके लिए कहा जाता है प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ना। और ये हम तो बताएंगे ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ये रेड एल्गी में पाया जाता है। तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम तुमसे पूछें ये जो ग्रीन क्लोरोफाइसिक मेंबर हैं जो ग्रीन कलर के हैं, क्लोरोफिल ए तो सभी में है, तो बाकी में इनमें कौन सा क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल बी भी होगा, मतलब क्लोरोफिल ए अलोंग विद बी होगा ना। अगर ये फियोफाइसिक मेंबर हैं तो क्लोरोफिल सी अलोंग विद फ्यूकोजेंथिन होगा इनमें। और ये अगर रेड कलर के हैं क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल डी भी होगा, और इनमें फाइकोएराइथ्रिन भी होगा, आर फाइकोएराइथ्रिन। तो इस तरह से इनमें मेजर पिगमेंट कौन है उसी हिसाब से इनका बॉडी कलर आता है। साथ ही साथ अगर तुम्हें हम स्टोर्ड फूड की बात बताएं तो वैसे तो यही कहा जाता है कि सारे प्लांट अपना एक्सेस फूड स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। हाँ, ये अलग बात है कि ये फैट या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी भोजन स्टोर कर सकते हैं। इनके भोजन की बात बताएं तो ये जो होते हैं लैमिनेरियन स्टार्च के रूप में या मैनिटॉल के रूप में अपना भोजन स्टोर करते हैं। ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। किस रूप में? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। ये फ्लोरिडियन स्टार्च अभी नहीं समझ पाओगे, जब तुम्हें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे स्पेशली उसमें ब्रांच चैन पॉलीसैकेराइड पढ़ाएंगे, जैसे ग्लाइकोजन है, एमाइलोपेक्टिन है, उस समय बताएंगे कि ये ब्रांच चैन पॉलीमर होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो ये भी जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसी तरह ऐसे ब्रांच चैन पॉलीसैकेराइड होता होगा। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर स्टोर्ड फूड की बात बताएं, इनका जो स्टोर्ड फूड होता है, एक शब्द तुम्हें बताएं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर हम कंगन पकड़े हो और उसमें नग धसे होते, मोती धसे होते हैं, तो बताते हैं कि इनका जो स्टोर्ड फूड होता है, इनके क्लोरोप्लास्ट में कोई प्रोटीनेशियस बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं पायरिनोइड। क्या कहते हैं? और इसी के ऊपर स्टार्च कोटिंग होती है। तो पायरिनोइड्स में बताओ हमें स्टार्च के अलावा और क्या होता है? अंदर प्रोटीन होती है, प्रोटीनेशियस बॉडी सराउंडेड बाई स्टार्च, ऐसा कहलाता है इनके बारे में। इसके बाद बात आई रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन में हम तुम्हें बताएं तो ये तो बता ही चुके कि जिन प्लांट की बॉडी थ्रेड लाइक होती है हमेशा उनमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हम अलग बात है कि इनमें जो है जूस्पोर या फिर एप्लेनोस्पोर कॉमन होते हैं ना, जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर। हाँ, जू माने चलो जी वाला, तो जो इनके पास जूस्पोर होते हैं दिखने में थोड़े ऐसे से होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब ऐसे होते हैं, एक तरफ पॉइंटेड होते हैं और इनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं, तभी तो जूलॉजी दिखाएंगे, तभी तो लोकोमोशन करेंगे। हाँ,
हाँ, इनके जो फ्लैजेला का नंबर है वो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। कैसा होता है? 2 से लेकर 8 तक हो सकता है इनके जूस्पोर। इनमें भी जूस्पोर हो सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन इनके जो जूस्पोर होते हैं नाशपाती जैसे दिखते हैं, पेयर शेप्ड दिखते हैं ना, और ऐसे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके जो फ्लैजेला होते हैं लेटरली प्लेस्ड होते हैं और अनइक्वल साइज होते हैं। इनके एपिकली प्लेस्ड, इनके लेटरली प्लेस्ड होते हैं और छोटे बड़े भी हुए होते हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि इनके जीवन में मोटाइल स्पोर्स नहीं बना करते, मोटाइल स्पोर्स नहीं बना करते, तो उनमें एप्लाइनोस्पोर्स द्वारा हो सकता है। साथ ही साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात आई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इनमें जो गैमेट्स बनते हैं वो इनमें आइसोगैमी हो सकता है, एनाइसोगैमी हो सकता है, ओगैमी भी हो सकता है। हमने कब मना किया? हाँ, लेकिन इनके जो गैमेट्स होते हैं वो भी इनके जू स्पोर की तरह मोटाइल भी हो सकते हैं ना। इनमें भी ऐसा ही होता है कि आइसोगैमी हो सकती है, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो भी कहते हैं नाशपाती जैसे होते हैं, अर्थात पियर शेप्ड होते हैं, अर्थात पायरीफॉर्म होते हैं। और इनकी भी वही खास बात है इनके स्पोर्स की तरह कि ये भी 2 फ्लैजेला होते हैं और लेटरली प्लेस्ड होते हैं। और जबकि इनके जीवन में कहा जाता है कि मोटाइल गैमेट्स या मोटाइल स्पोर्स नहीं बना करते हैं, बस सब तो ओगैमस टाइप का होता है उनमें। अब बात आई एग्जाम्पल की, तो हमें जरा एक बात सोच के बताओ, क्या तुमने क्लोरेला का नाम सुना, क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना, बॉलबॉक्स का नाम सुना, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगारा का नाम सुना? एक अलग से याद रख लेना, कारा। तो वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर इनके एग्जाम्पल याद करें तो इक्टियोकार्पस, डिक्टियोटा, ये सब इसमें आते हैं, और पॉलीसाइफोनिया और सारगैसम इसमें आते हैं। याद रहा? इस तरह से हमने तुम्हें एल्गी के बारे में कुछ बातें बताई क्लासिफिकेशन में। चलो थोड़ी सी बात ये कर ले कि हमारे जीवन में इनका क्या आर्थिक महत्व है। तो हम तुम्हें बताएं कि ये प्लांट ही हैं, बस पानी में पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर टोटल पर एनम जितना फोटोसिंथेसिस होता है, लगभग हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस, या कह सकते हो लगभग 50% फोटोसिंथेसिस अकेले एल्गी ही करते हैं। हम तुम्हें वैसे भी बताते हैं कि जो प्लांट, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर लेते हैं। उसकी कई वजह हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट की तुलना में, एक तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में तुम्हें बताएं कि एयर में जो है 0.03% CO2 होती है, पानी में जो ज़्यादा होती है 0.3% तक होती है, 10 गुना ज़्यादा होती है। तो एक तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऐसे तो होता ना, इधर से जाती है CO2, जड़ से जाता है पानी, तब जाके कहीं बनता है 6CO2 + 12H2O, तब जाके कहीं बनता है C6H12O6 + 6H2O + O6O2। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनके पास CO2 की कमी होती है, मात्र 0.03% CO2 पाई जाती है। और दूसरी बात, इनके शरीर में CO2 सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू अंदर जा सकती है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कम कर पाते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक तो एक बात होती है कि ये इंटायर बॉडी सरफेस से CO2 का इनटेक कर लेते हैं, ऊपर से 10 गुना CO2 भी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या बताते हैं एक्वेटिक प्लांट ज़्यादा तेज फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं ना। तो इस तरह से, और तुम भी जानते हो जब CO2 फोटोसिंथेसिस की जाती है तो CO2 अधिक गंदी गैस इस्तेमाल की यूज हो जाती है और बदले में अच्छी गैस निकलती है, कौन सी? ऑक्सीजन। तो और दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप फूड भी तो बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितना फोटोसिंथेसिस होता है, लगभग हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस एल्गी ही क्या करते हैं, और इस तरह से एक्वेटिक दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन मिल जाता है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है ना, इस तरह से। साथ ही साथ तुम जैसे गांव में देखा हो, बरसीम का पौधा देखा हो, लोग जानवरों को खिलाते हैं काट काट के। सिंगाड़े की बेल देखी हो, गलासा से काट काट के चारा के रूप में जानवरों को खिला देते हैं। ऐसे ही हम तुम्हें बताएं कुछ समुद्री एल्गी होते हैं, जैसे पोरफायरा, सारगैसम, लैमिनेरिया, इनको काट काट के जानवरों को एज ए फोडर, चारा के रूप में खिलाया जा सकता है। क्या तुमने क्लोरेला का नाम सुना? पहले 2 नाम लिया जाता है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। इनके प्रोटीन रिच एल्गी कहे जाते थे। तो जितने स्पेस ट्रैवलर होते हैं, अंतरिक्ष में जाते थे, वो बोरा 2 बोरा अरहर की दाल थोड़ी ले जाएंगे, शरीर ले जाना मुश्किल है, दाल कौन ले जाए? तो वो प्रोटीन के सोर्स के रूप में ज्यादातर ग्रीन एल्गी क्लोरेला को ले जाते थे। ध्यान रहे, क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों प्रोटीन रिच एल्गी होते हैं, बस अंतर ये होता है कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी में कहलाता है, ये कहलाता है ग्रीन एल्गी में। इसके बाद हम तुम्हें बताएं कि अभी क्या कहा था कि जैसे हमारे गाल पे हाथ रगड़ते लिबलिबा म्यूकस आ जाता है, ये जो ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी के मेंबर हैं, इनकी फ्रंट पर ऐसे हाथ रगड़ो, लिबलिबा म्यूकस जैसा आ जाएगा, मतलब हाइड्रोकोलाइड्स आ जाएंगे। और कोलाइड्स की बड़ी खास बात होती है, उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जो ये हाइड्रोकोलाइड्स प्राप्त होते हैं, ये हम तुमने कई नाम सुने होंगे। क्या तुमने एल्गिन का नाम सुना? क्या तुमने अगार अगार का नाम सुना? क्या तुमने कैरागिन का नाम सुना? हाँ, ये याद रखना कि अगार अगार जो है रेड एल्गी से प्राप्त होता है, किससे? ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से प्राप्त होता है। और जो कैरागिन और वो होता है, उनको देख लेना, कुछ उनमें से ब्राउन एल्गी से प्राप्त होते हैं। ये जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, इनसे बड़ी खास बात होती है, जैम्स, जेली, बूट पॉलिश, इस तरह से बनाने में सब इस्तेमाल किए जाते हैं ना। अभी तक
हमने तुम्हें जो कुछ बताया ये एल्गी के फायदे की चीज़ें बताई, यूजफुल बताया, लेकिन तुम एक हार्मफुल इफेक्ट भी बताते कि जैसे तुमने एल्गी होता है सिफेल्यूरोज, उसका नाम सुना हो, वो चाय की पत्तियों पे पैरासाइट के रूप में उगता है, और चाय की पत्तियों पर अगर कोई बीमारी लग जाए तो चाय की पत्ती का ही सबसे बड़ा रोल होता है। भाई जो टी प्लांट होता है उसकी रूट का रोल थोड़ी है, हम जो चाय बनाते हैं वो पत्ती से बनाते हैं, तो जब पौधे में पत्ती ही नहीं होगी तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम बताया था सिफेल्यूरोज होता है वो टी और कॉफी मैग्नोलिया की पत्तियों का पैरासाइट होता है, ये उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। याद आया? तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा एल्गी खत्म कर लिया। अब चलने पड़ेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा, ठीक है ना? चलो।